हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सोनिया, गुड मॉर्निंग विशिटी, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए क्लास में सभी लोग। और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। चलिए, कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। गुड मॉर्निंग साबा हुसैन। साबा हुसैन, आप बहुत दिन बाद आई हैं क्लास में, है ना। ओके, वेरी गुड साक्षी। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो भी स्टूडेंट है वो आते जाएंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग करिश्मा। ओ साबो हुसैन, अब तबीयत ठीक है आपकी। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, ठीक हो गई हैं आप। दिसंबर में एग्जाम है, तैयारी भी आराम से करते जाइएगा, है ना। पहले स्वास्थ्य, फिर उसके बाद कोई काम, है ना। जैसा कि आप लोग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे गुड्डू। जैसा कि आप लोग, इमरजेंसी प्रोविजन पहला टॉपिक रहेगा। सॉरी, आज का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। भारत में, हमारे देश में इमरजेंसी के कौन कौन से प्रावधान हैं, इनके बारे में देखेंगे। और प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हम लोग देखेंगे। इनका उद्देश्य क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप लोग बताइएगा, इमरजेंसी प्रोविजन से आप क्या समझते हैं। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। ओके, वेरी गुड साक्षी। विश्वजीत, इस समय ह्यूमन राइट, विश्वजीत ह्यूमन राइट नहीं होता है, वो फंडामेंटल राइट होते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग पूजा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है, कोई बताएगा। गुड, मैं राधे राधे करिश्मा। ऐसा क्या कारण हुआ कि हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में
इमरजेंसी प्रोविजन को जोड़ा गया। सबसे पहले तो यही बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण था, क्या उद्देश्य था कि इसे जोड़ने का। हाँ वो बात ठीक है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये बताइए उद्देश्य क्या था कि हमें आपातकालीन प्रावधान जो है वो हमें अपने संविधान में जोड़ना पड़ा। जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने ये टॉपिक ऐड किया। पता है किसी को कि नहीं है? गुड्डू, करिश्मा, साबा हुसैन। चलिए, नहीं है पता, है ना। पहले कहानी के रूप में हम लोग इसे समझेंगे, ओके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन का प्रावधान किया गया। इमरजेंसी प्रावधान किया गया, जो आपातकालीन प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया। भाग किसमें? पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक, ओके। अब उद्देश्य इसका क्या है कि वही ये प्रावधान जो है केंद्र को किसी भी असमान स्थिति से निपटने के लिए किए गए, और उद्देश्य इसका ये है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है इसका उद्देश्य। कैसे है भाई? कभी भी देश में जैसे मान लीजिएगा, अब लोगों के बीच ही किसी स्टेट में, जैसे यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, इन सब में अगर किसी में स्टेट में, राज्य में, वहाँ राज्य के अंदर युद्ध होने लगा, लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी और वहाँ संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो चुका है, वहाँ गवर्नमेंट नहीं रही। तब ऐसे में क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होगी कि वहाँ जो भी कुछ होगा फिर राष्ट्रपति के अनुसार होगा। अर्थात वहाँ का संवैधानिक तंत्र जो होगा वो विफल होगा तो वो राष्ट्रपति के अंदर आ जाएगा, ओके। वहाँ के जो नियम कानून सब होंगे वो राष्ट्रपति बनाएंगे। अब आप लोगों को एक चीज याद होगी, भारत की जो प्रणाली सिस्टम है वो क्या है? कल मैंने आपको पढ़ाया था, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी, मतलब संघीय और एकात्मक दोनों है वो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका जैसा वो संघीय व्यवस्था है तो सब संघीय होगा। भारत की स्थिति, भारत इसीलिए सबसे अलग है। जैसे मान लीजिएगा, भारत में स्थिति के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, ओके। जैसे कोई भी इमरजेंसी लगती है, कोई भी आपातकालीन कोई भी आपातकालीन प्रावधान होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे पहले संघीय व्यवस्था है तो उसे एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है कि केंद्र ही सबको वो करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। कि हर राज्य में फिर केंद्र के अनुसार चलेंगे, जो नियम कानून होंगे फिर केंद्र ही बनाएगा, सब कुछ वही करेगा, ओके। ये चीज समझ में आई? इसीलिए अंबेडकर ने बहुत इसकी वो की है कि भाई, अंबेडकर ने कहा है कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के कड़े स्वरूप में है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन, वो कैसा हो जाता है, यूनिटरी एंड फेडरल।
दोनों प्रकार का हो सकता है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब संघीय और एकात्मक व्यवस्था में कैसे चेंज होते हैं, तो इसके लिए कोई भी औपचारिक संशोधन नहीं किया जाता। ओके, ये चीज याद रखिए। और आपातकालीन जब घोषित हो इमरजेंसी जब घोषित होती है, तब ये भी नहीं होता है चेंज, कोई औपचारिक फॉर्मल नहीं होता है चेंजेस, कि अब राज्य के जो भी नियम कानून होंगे वो केंद्र देखेगा। तो ऐसा कुछ औपचारिक रूप में, फॉर्मल रूप में चेंजेस नहीं होते, ये अनौपचारिक रूप से हो जाते हैं कि अगर इमरजेंसी होगी तो सीधा केंद्र आपके ऊपर अप्लाई करेगा सारे नियम कानून। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इमरजेंसीज, एक नेशनल इमरजेंसी होती है ना, स्टेट इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल। ये चीज भी याद रखिएगा कि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह जो होता है वो आर्टिकल 52 के अनुसार होता है। ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेविलेंस, ये सारी चीजें, मतलब एक बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है वो आर्टिकल 352 के अनुसार, इसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ओके, अगला आता है स्टेट इमरजेंसी। इसे कहा जाता है राज्य में संवैधानिक तंत्र अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। यस, वेरी गुड साक्षी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 356 के अनुसार होता है। इसमें स्टेट इमरजेंसी को दो अन्य नामों से भी और जाना जाता है। एक तो होता है राज्य आपातकाल और एक होता है संवैधानिक असफलता। ओके, ब्लैक बॉक्स में ये वाला, ये वाला, ये है टाइप ऑफ इमरजेंसी। और ये अभी हम बताते हैं आपको, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ओके, अच्छा, तो यहाँ आप लोगों को ग्रीन कलर नहीं दिखता है ना येलो, है ना। चलिए अब इसे हम चेंज कर देंगे अगली बार से। ओके, अब संवैधानिक तंत्र की विफलता जो स्टेट इमरजेंसी है, उसमें संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का उपयोग नहीं किया गया। जब स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो इसे आपातकाल शब्द नहीं कहा, आपातकाल से इंडिकेट नहीं किया गया, बल्कि राज्य आपातकाल कहा गया है और संवैधानिक आपातकाल। लेकिन संविधान में आपातकाल शब्द यूज नहीं किया है। ओके, संवैधानिक तंत्र की विफलता यूज किया है। ओके, यह सब ऑप्शन वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। ओके, अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसे हम लोग थोड़ा देख, ये है फाइनेंशियल, ये वाला है। ओके, ये वित्तीय आपातकाल।
ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि भारत की वित्तीय स्वायत्तता जो स्थायित्व होता है या साख के खतरे के कारण अधिरोपित किया जाता है। जब भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल अर्थात आर्थिक संकट आ जाता है, उसे हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं। और इसमें स्टेट क्या करता है, राज्य के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी वेतन भी कम कर देता है, थोड़ा कट कर लेता है उसमें से, और उच्च न्यायालय के जज एवं न्यायाधीशों के जो सैलरी होती है उसमें से भी थोड़ा बहुत कट करने लगता है। ओके, जिससे कि सारी भरपाई की जा सके। ओके, अब यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, क्यों लाए और कौन कौन से प्रावधान हैं, इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन फिर से देखते हैं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाए हैं। भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 तक, और उद्देश्य क्या है, संविधान में इन प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा की जा सके। ओके, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है, राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। यह औपचारिक संशोधन के बिना संघीय एवं एकात्मक में परिवर्तित करता है, और इस प्रकार परिवर्तन भारतीय संविधान के लिए अद्वितीय है। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में आपातकाल शब्द का यूज नहीं किया गया है, राष्ट्रपति शासन कहा गया है। ओके, अनुच्छेद 52 आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब भारत या उसके एक हिस्से में सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह खतरा हो, तब बाहरी आपातकाल घोषित किया जाता है। ओके, इमरजेंसी लगाई जाती है। यहाँ तक क्लियर। अगला है इंटरनल इमरजेंसी, जिसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है, जो सशस्त्र विद्रोह होता है। ओके, जिसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट न हो। ओके, और 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को सीमित करने में सक्षम बनाता है कि भाई, और आर्टिकल 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। अब सशस्त्र विद्रोह किसे कहेंगे, तो इसके लिए सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ओके, यस, संवैधानिक तंत्र की विफलता। इससे पहले सशस्त्र विद्रोह कहा जाता था। ओके, तो सशस्त्र विद्रोह क्या होगा, कैसे होगा, ये तो पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम भी कई बार इसका मिसयूज भी किया गया है, इस आर्टिकल का, जो भी इमरजेंसी लगाई है। तो इसीलिए उन्होंने ये चेंजेस हुए थे कि भाई अब क्या होगा, ये संसद द्वारा लिखित दिया जाएगा, ये नहीं कि प्रधानमंत्री अपने अनुसार लगाता रहे। प्रधानमंत्री चाहे जब कह दे राष्ट्रपति से और वो लगा दे, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, इसको राष्ट्रपति शासन इसलिए बोलते हैं क्योंकि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है। ठीक है, और आपातकाल का यूज नहीं किया गया है हमारे संविधान में। सब जो शब्द आपातकाल है 356 में आपातकाल का यूज नहीं किया गया है। ओके, अब आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति ही शासन करेगा। ओके, उन्हीं के अनुसार सारे नियम कानून बनाए जाएंगे उस राज्य के लिए। अब आता है संसदीय स्वीकृति एवं अवधि कैसे होती है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
यहाँ तक सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, यस आर्टिकल 356 बताया तो है। रिपीट करता हूँ। ओके, ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। कब करता है? जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अर्थात वहां की गवर्नमेंट में थोड़ी हलचल मचने लगे। जैसे कि अभी क्या है, यूपी में योगी जी की सरकार है, बीजेपी है। अब इनकी सरकार में थोड़ी हलचल मचने लगी कि भाई कुछ नेता अलग जाके अपनी पार्टी बना लें और शासन राज्यपाल से कहने लगे कि इनकी सरकार में विश्वास नहीं है। योगी जी के जो भी 3-4 जो भी सांसद बचे हैं लास्ट में, तो ये सरकार चला नहीं सकते और सरकार चलाने में असमर्थ है। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम चलाएंगे सरकार, है ना? कभी-कभी जब राज्यों में एक पार्टी के अंदर बँटवारा होता है, तब ये संवैधानिक विफलता होती है कि अब कौन चलाएगा यहाँ की सरकार। ओके, तब ऐसी स्थिति में जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाती सारी चीज़ें, तब तक राष्ट्रपति शासन रहता है। तब वहाँ के लिए जो भी नियम कानून होंगे वो राष्ट्रपति के अनुसार बनाए जाएंगे, अर्थात केंद्र से बनाए जाएंगे। ओके, यस। इंदिरा गांधी के टाइम से नहीं आया है। इंदिरा गांधी ने इस आर्टिकल 356 के अनुसार इसके बहुत मिसयूज किए थे राष्ट्रपति शासन लगाने में। ओके, तो अब आपको याद करना है हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा और कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा और कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा। ठीक है? अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कितनी बार लगी? बताइए, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड गुड्डू। एक भी बार नहीं लगी। ओके, 0 टाइम। संसदीय स्वीकृति एवं अवधि के बारे में देखेंगे अब हम लोग। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। जैसे ही आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो संसद में 1 महीने के भीतर दोनों सदनों में अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। कब तक? 6 महीने तक। और हर 6 महीने में संसद अनुमोदन को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। मतलब पहली बार जो आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, वो 6 मंथ के लिए लगेगी। ओके, 6 मंथ के बाद डिसाइड नहीं है कि कब तक चले, तो उसके लिए 6-6 महीने बढ़ता जाएगा और इसका कोई काल निश्चित नहीं है, टाइम पीरियड कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये 6-6 महीने करके अनिश्चित काल तक भी बढ़ाई जाती है। ओके, यदि लोकसभा का विघटन 6 महीने की अवधि के दौरान आपातकाल को आगे जारी करने की मंजूरी के बिना होता है, मतलब अब क्या होता है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है और आपातकाल जारी रहता है और आपातकाल को आगे जारी करने की मंजूरी नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में उद्घोषणा को लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक में 30 दिन तक बनी रहती है। मतलब जैसे कोई इमरजेंसी लगी और वो 6 महीने
उसके समाप्त हो गया और यहाँ 6 महीने के अंदर लोकसभा विघटन हो गया। अब आगे भी बढ़ाना है हमें, तो वो आपातकाल जब तक चलेगा जब तक कि नई लोकसभा का पुनर्गठन नहीं होगा, और नई लोकसभा का पुनर्गठन होने के बाद 1 महीने तक बनी रहती है इमरजेंसी। ओके, तब 1 महीने के बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि आपातकाल हटना चाहिए या फिर से जारी होना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगला है आपातकाल की उद्घोषणा या इसे जारी करने का अनुमोदन करने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद की किसी भी सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो। ओके, यहाँ तक क्लियर? ये 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। ओके, वेरी। अब आता है आपातकाल का निरसन अर्थात रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय की उद्घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। अर्थात राष्ट्रपति को जब भी एहसास हो जाए कि भाई अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसे रद्द किया जा सकता है किसी भी समय। ऐसा नहीं है कि भाई 6 महीने के लिए लगाया गया, बीच में समाप्ति हो जाए तब भी जारी है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है 1 ही महीने चले, हो सकता है 2-3 साल चले, है ना? तो ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की अर्थात संसद के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इमरजेंसी लगाने के लिए संसद का लिखित रूप से आवश्यक है प्रस्ताव देना, लेकिन रद्द करने के लिए आवश्यकता नहीं है संसद की। ओके, क्लियर? इसके अलावा राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा को रद्द करना चाहिए यदि लोकसभा एक साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है, तो इसकी निरंतरता को अस्वीकार करती है। ओके, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ते हैं। कैसे? कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पर प्रभाव पड़ते हैं। केंद्र किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने को हकदार हो जाता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होती है और कभी-कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जब बाहरी आक्रमण होते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, केंद्र राज्य की कार्यपालिका को, कार्यकारी को निर्देश देने का हकदार हो जाता है कि अब निर्देश देगा और उसके अनुसार काम करेगा। ओके, लगाते समय नहीं, लगाएंगे तो लिखित रूप से कहेंगे कि भाई राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक विफलता है, तो आप हमें राष्ट्रपति शासन की हम मांग करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाइएगा। ओके, आपने कभी केस सुना होगा कि कई राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, तब अपोजिशन पार्टी लेके जाती है कि यहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता है, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, है ना? केंद्र शासन करे कुछ समय के लिए, जब नई पार्टी का गठन होगा तब कुछ और होगा, है ना? तो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव कार्यपालिका को निर्देश देते हैं एवं ये राज्य की सरकारें हैं वो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। ओके, और हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। जो राज्य सरकारों को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में तो लाया जाता है, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है कि जैसे सरकारी तंत्र की विफलता हो गई है, ठीक है, बस केंद्र क्या करेगा, अब जो पहले राज्य खुद के नियम खुद बनाता था और जैसे राज्य चलता था, अब क्या होगा, अब केंद्र के अनुसार चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि किसी और पार्टी का गठन ना हो जाए। ओके, अगला है लेजिस्लेटिव अर्थात विधायिका। संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात केंद्र को राज्य की सारी शक्तियां मिल जाती हैं इमरजेंसी के टाइम। ओके, कानून बनाने का अधिकार, विधायी शक्ति है संसद की,
अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल होने के 6 महीने बाद पर निष्क्रिय हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब तक आपातकाल रहेगा तब तक केंद्र द्वारा बनाए गए जो भी नियम है वो चलेंगे, और जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होगी, आपातकाल समाप्त होगा, वैसे ही तुरंत कानून नहीं होंगे समाप्त। कानून जो है वो 6 महीने बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। राष्ट्रपति आपातकाल में राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है इमरजेंसी के टाइम। ओके, अगला है फाइनेंशियल। तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित करता है। अर्थात केंद्र एवं राज्यों के बीच जो भी कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो रेवेन्यू आता है, राजस्व आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण जो होता है वो संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है कि कम दिया जाए या ज्यादा दिया जाए। ओके, इस तरह का संशोधन वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहता है और जिसमें आपातकाल का संचालन बंद हो जाता है। ओके, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तो संसद के कानून द्वारा एक वर्ष में एक बार के लिए लोकसभा के कार्यकाल को उनकी सामान्य अवधि 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है, और राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान संसद राज्य विधानमंडल के सामान्य कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। जो राज्य विधानसभा के सामान्य कार्यकाल हैं उनको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 महीने की अधिकतम अवधि के अधीन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है हमारे जब इमरजेंसी लगती है। कैसे पड़ता है? आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल 356 352 के तहत निलंबित कर दिया जाता है। सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी सभी को निलंबित कर दिया जाता है। और आर्टिकल 19 के तहत जो 6 प्रकार की अधिकार है, स्वतंत्रताएं, समानताएं हैं, इनको तभी निलंबित किया जा सकता है जब बाहरी आक्रमण हो रहा हो या बाहरी आक्रमण के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया गया हो। ओके, ना कि सशस्त्र विद्रोह के दौरान। तो आर्टिकल 19 जो है, आपके 6 अधिकार दिए हैं स्वतंत्रता से संबंधित। तो इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, मतलब बाहरी युद्ध होगा, तब इनको निलंबित किया जा सकता है। वैसे संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी तब नहीं किया जा सकता है। ओके, अर्थात सशस्त्र विद्रोह है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन, थोपने के मैदान क्यों थोपे जाते हैं। तो आर्टिकल 355 यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र पर एक कर्तव्य लगाता है कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है, और इसका विफल होना अर्थात आर्टिकल 356 लगना। आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में केंद्र राज्य सरकार को अपने अधीन लेता है, और जिसे राष्ट्रपति शासन या राज्य या संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 355 याद रखिए, 356 याद रखिए।
आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि राज्य की सरकारें नहीं चला सकती। राज्य की सरकार जो है वो नहीं चल सकती, या जो भी वहाँ पार्टी है वो सरकार नहीं चला सकती, तब राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा कर सकता है। ओके। आर्टिकल 365 जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य की सरकार नहीं चल सकती। अब जब केंद्र से कोई आता है, कोई सुविधा आती है या कोई निर्देश आता है, तब कोई राज्य चलाने में असमर्थ होता है, तब कह दिया जाता है कि भैया आपके यहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, इसलिए आप नहीं चला पा रहे। ओके, क्लियर। अब आता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कब तक चलेगा और कब समाप्त होगा। इसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद द्वारा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा को भंग कर दिया गया हो या लोकसभा का विघटन 2 महीने की अवधि के दौरान उद्घोषणा की स्वीकृति के बिना होता है, तो राष्ट्रपति शासन की पहली बैठक 30 दिन तक बना रहता है और लोकसभा अपने पुनर्गठन के बाद बशर्ते कि राज्यसभा इसे मंजूरी भी दे दी। लोकसभा 30 दिन के भीतर इसे फिर से पारित करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी भी आवश्यक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? साक्षी क्या कह रही है? आर्टिकल 365 कैसे हुआ? ये तो 360 तक है, कहाँ है? ये 365 ही है। ओके, याद रखिएगा। थ्री 356 है। अब आता है आर्टिकल 358 आता है, 359 आता है ना? तो 358 किससे संबंधित है? आपातकाल में आर्टिकल 19 के प्रावधानों का रोक लगाता है, स्थगन करता है। ओके, आर्टिकल 359 आपातकाल में भाग 3 में जो भी अधिकार दिए गए हैं उनको लागू करना होता है और स्थगित करना होता है। ओके, चलिए, तो अब आप बताइएगा बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बिहार में 8 बार लगा है। 8 बार लगा है। 1968, 1969, 72, 77, 80, 95, 99 और 2005। ओके गुड्डू, 8 बार। उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है? बताइए, उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है? उत्तर प्रदेश में 9 बार लगा है।
9 बार 1968, 70, 73, 75, 77, 80, 92, 95 एंड 2002। सबसे ज्यादा मणिपुर में लगा है। ओके, मणिपुर में लगा है 10 बार। ओके, 10 टाइम। 67 में 2 बार लगा, 67, और आपका 69, 73, 77, 79, 81, 92। हाँ, मणिपुर में देखिए चलता ही रहता है, ठीक है। वहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। ओके, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई? क्या बताना है साक्षी फिर से? मणिपुर में 10 बार लगा है, नोट कर लीजिए। 1967, फिर से 1967, 1969, 1973, 1977, 1979, 1981, 1992। हो गया? ओके, चलिए। पार्लियामेंट अप्रूव कब करती है ये भी हमने बता दिया। यदि अनुमोदित हो अर्थात अप्रूव्ड हो तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। इसे संसद की मंजूरी के बाद 6 महीने या 6 महीने में अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ओके, प्रत्येक उद्घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है और 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन को एक बार में 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है और 6 महीने करके लास्ट तक 3 साल तक ले जाया जाता है। अब नहीं होता है तो फिर दोबारा से चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा पूरे भारत में या राज्य के किसी भी हिस्से में लागू होनी चाहिए और चुनाव आयोग यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित राज्य की विधानसभा में आम चुनाव नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है और चुनाव करवा देते हैं, और नहीं होते तो चुनाव आयोग डिसाइड करता है यहाँ चुनाव हो सकते हैं या नहीं। ओके, चलिए। वित्तीय आपातकाल है, ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। संसद की स्वीकृति कब होती है, ये सारी चीजें। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण वित्तीय स्थिरता या भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की साख को खतरा है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो लोकसभा का विघटन 2 महीने की अवधि के दौरान उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना होता है और ये पहली बैठक के 30 दिन के भीतर पुनर्गठन के बाद लोकसभा का बशर्ते राज्यसभा के बीच समय की मंजूरी होना चाहिए, तभी होता है। ओके, तो इसे थोड़ा पढ़िएगा। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स अपलोड कर दिए थे तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इफेक्ट कब कैसे पढ़ते हैं, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है। वित्तीय औचित्य के ऐसे नियम का पालन करने के लिए
किसी भी राज्य को निर्देश देना या निर्देशों के लिए जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक हो, है ना, और उद्देश्यों के लिए पर्याप्त समझ। राज्य में सेवा करने वाले सभी और किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी कर दी जाती है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने वाले राष्ट्रपति के विचार कि सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों का आरक्षण किया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों में भी कटौती की जाती है। संघ सेवा में सभी कर्मचारियों या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों की वेतन में कटौती की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन में कटौती की जाती है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है? बताइए। ओके, अब आपातकालीन में प्रावधान है तो इनकी थोड़ी बहुत आलोचना भी की गई है। आलोचना की क्या की गई है? जैसे इंदिरा गांधी के टाइम जो इमरजेंसी लगती थी, केंद्र में राज्यों में भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी इमरजेंसी जब लगाती थी जब उन्हें डर होता था कि हमारी गवर्नमेंट गिरने वाली है। ओके, तो इसलिए इसे कहा गया है ये राष्ट्रपति की क्या है, एक तानाशाही। ओके, ये राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्तता होती है उसका निरर्थक हो जाएगी। मतलब राज्यों का जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, राष्ट्रपति शासन बार बार लगाए जाएंगे तो उससे क्या होगा, राज्य कभी अपनी भलाई में कर ही नहीं पाएगा कुछ, वो तो केंद्र के अनुसार चलेगा। राइट? आया समझ में? तो आलोचना भी होती है कि राष्ट्रपति तानाशाही हो जाता है। यस, उन्होंने गलत तरीके से यूज किया था ना अपनी शक्तियों का। यूपी में टोटल 9 बार हुआ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कितनी बार हुआ है, कोई बताएगा? और कब हुआ है? यस, बिहार में 8 बार हुआ है, और जम्मू एंड कश्मीर में 1 बार हुआ है। और कब हुआ है ये बताइए? अभी हुआ था, ये तो पता ही होगा आपको। बकाया डेट में तो ये मान लें कि आपका जन्म ही नहीं हुआ था। 2009 में हुआ, 2019 में हुआ था। ओके। यस, 370 के टाइम। चलिए, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा हाइड करेंगे, और दूसरी टैब जो होगा, दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर होगा। एंड हमारा ये टॉपिक है
स्टेट लेजिस्लेचर अर्थात राज्य विधायिका के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ओके, राज्य विधायिका। कल वाला क्या कंफ्यूजन है बताइए गुड्डू। चलिए अब मैं कल से चेंज कर दूंगा इस कलर को, ब्लैक और आपको रेड नहीं दिखता है ना, एक ग्रीन नहीं दिखता है। अच्छा, कल वाले विषय। गुड्डू मैं आपको अब ये है कि क्लास के एंड में या फिर कल ही करेंगे, क्योंकि मुझे कल याद नहीं रहा, तो मैंने जो फाइनल सोर्स थे वो मैंने भी नहीं देखे हैं, तो मैं आपको कल कर दूं, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हम लोग आते हैं राज्य विधायिका के पास। तो भाग 6 आर्टिकल 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, रचना, अवधि, अधिकारियों एवं प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है एवं उनके जो भी विशेष अधिकार हैं, शक्तियां हैं, उनके बारे में बताया गया है। राज्य विधानमंडलों के संगठन में एक रूपता नहीं है। हर राज्य में अलग अलग विधानमंडल होते हैं और किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय प्रणाली है, जबकि अन्य में द्विसदनात्मक प्रणाली है। ओके, तो वो राज्यों के ऊपर डिपेंड है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद की अधिकतम शक्ति विधानसभा की कुल शक्ति का 1/3 निर्धारित की जाती है और न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की जाती है। मतलब मिनिमम जो लोग होने चाहिए वो 40 होने चाहिए और अधिकतम जो होंगे वो 1/3 होंगे। इसका अर्थ है कि परिषद का आकार संबंधित राज्य की विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। जितना उसका विधान सभा होगा उतना उसका विधान परिषद होगा। ओके, ऐसा राज्य कि विधायी मामलों में सीधे निर्वाचित सदन की प्रधानता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सदस्यों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्य विधान परिषद की अवधि राज्यसभा की तरह एवं विधान परिषद का एक सतत कक्ष अर्थात स्थायी निकाय होता है। विघटन के अधीन नहीं है। इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे ही राज्य में राज्य विधान परिषद होता है। ओके, समझ में आया? देखिए गुड्डू क्या है, कई कई राज्य इतने बड़े होते हैं तो वहां आवश्यकता पड़ती है ना, और जो छोटे छोटे हैं वहां आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, तो इतना समझ लीजिएगा, जो राज्य विधान परिषद होते हैं वो किसके समकक्ष होते हैं? राज्यसभा के, जो केंद्र में राज्यसभा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। विधानसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे चुने गए अर्थात विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसमें अधिकतम जो 500 होते हैं और न्यूनतम 60 तय की गई है और इस प्रकार राज्य की जनसंख्या के आधार पर भी डिपेंड करता है कि जिनकी ताकत 60 से 500 तक भिन्न होती है। ओके,
वो तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अरुणाचल, सिक्किम, गोवा के मामले में न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित है और मिजोरम और नागालैंड में 40 और 46 है। ओके, ये पूछ लिए भी पूछे जा सकते हैं। और विधानसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है। सेम जैसे ही पहले राज्यसभा होता था, वैसे ही हमारे राज्य विधान परिषद में भी है। यह प्रावधान आर्टिकल 104 संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया है। एंग्लो इंडियन को नामित करने के लिए जो नामित किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे, उनको बंद कर दिया है। राज्य विधानसभा की अवधि लोकसभा की तरह होती है। विधानसभा एक सतत कक्ष नहीं है, वह सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है। जो विधानसभा है उसमें क्या है, ये जैसे केंद्र में लोकसभा होती है। ओके, ये चीज याद रखिएगा, है ना? यहां तक क्लियर? देखिए, अगर आप वो केंद्र में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। कई राज्यों में विधान सभा होती है, तो विधानसभा लोकसभा के अकॉर्डिंग ही होते हैं। राज्य में राज्य विधान सभा और एक होता है राज्य विधान परिषद, जो राज्यसभा को इंडिकेट करता है। ओके, ऐसे राज्यों में होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या होता है, राज्यसभा जो एक राज्य में जो केंद्र में होती है राज्यसभा, और लोकसभा केंद्र में होती है। राज्य में विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। ओके, विधान परिषद सेम किस जैसा होता है, केंद्र में राज्यसभा जैसा। इनके सदस्यों का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से चुनाव होता है और इनका प्रत्यक्ष रूप से होता है चुनाव, जिसे जनता चुनती है ना? और राज्य विधानमंडल विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ओके, क्लियर कर इस वक्त? बस इतना याद रखिएगा, और कुछ नहीं करना है आपको यार। अब आती है राज्य विधान परिषद में राज्य विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, तो वो जनसंख्या पर आधारित है। न्यूनतम कितने होंगे और अधिकतम कितने होंगे, कितने लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। ओके, क्लियर? देखिए, राज्य विधानसभा की अवधि लोकसभा की तरह, अर्थात विधानसभा एक सतत कक्ष नहीं है। जैसे ही राज्य में राज्य विधानसभा और वैसे ही केंद्र में लोकसभा, ये दोनों सतत कक्ष नहीं है, अर्थात कभी भी भंग हो सकते हैं और इनकी जो अवधि है वो 5 वर्ष है। ओके, किसमें? राज्य विधान परिषद में। इसमें कई सदस्य ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिए जाते हैं, जिन्हें अपने साहित्य में, विज्ञान में, खेल में अच्छी जानकारी हो, कानूनों के ज्ञाता हो, तो इनको चुना जाता है। ओके, ताकि जो राज्य के लिए अच्छे से कानून नियम बना सके। ओके, गुड्डू? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनकी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत एवं व्यक्ति के समक्ष शपथ दिलाना चाहिए। मतलब चुनाव आयोग के सामने, अर्थात चुनाव आयोग उसे शपथ दिलाएगा। ओके, और उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जो भी शपथ पत्र होगा उस पर। विधान परिषद के मामले में उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और विधानसभा के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए।
यस, कुछ विधानमंडल के होते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है। हाँ, विधानसभा सभी राज्यों में होती है, लेकिन विधान परिषद राज्यों की जनसंख्या पर डिपेंड करती है। ओके, जो छोटे राज्य होंगे वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष हो, विधानसभा के सभापति, विधान परिषद में सभापति, और सभापति का चुनाव परिषद अपने सदस्यों में से ही करती है। विधान परिषद में उपसभापति भी होता है। जैसा लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है, वैसा ही राज्य के अंदर विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अर्थात ये जैसे केंद्र में राज्य और लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा जो काम करती है, सेम राज्य में भी विधानसभा में भी ये काम होते हैं। तो समन अर्थात राज्यपाल समय समय पर प्रत्येक सदन की बैठक बुलाने के लिए बुलाता है। सेम जैसे राष्ट्रपति काम करता है वैसे ही यहाँ राज्यपाल काम करता है। विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 वर्ष का होना चाहिए, अधिक नहीं हो 6 महीने का होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। स्थगन एवं अनिश्चित काल के लिए स्थगन जारी करता है, अर्थात सदन का सत्रवान स्टार्ट एवं विघटन ही राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है? बिल, टाइप ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल, विधेयकों के प्रकार, साधारण बिल, जो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है तो दोनों में से किसी में भी पेश कर दीजिएगा, नहीं है तो फिर एक में ही होगा। ओके, धन विधेयक आर्टिकल 199, इसे सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। फिर आता है वित्तीय विधेयक आर्टिकल 207, दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा, नहीं तो अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, यस यस, करिश्मा, 3 महीने के बाद कुछ सदस्य चेंज हो जाते हैं। सेम उसी जैसा चलता है राज्य विधान वो विधानसभा जैसा। ओके, सॉरी, लोक लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा द्वारा चलता है। ओके, राज्यसभा द्वारा जैसा चलता है। रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, हाँ, 2 वर्ष बाद है, 3 वर्ष बाद नहीं है। मैंने भी अभी यही पढ़ा था।
2 वर्ष बाद होता है। ओके, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग विपिन। सेंटर में भी सेम चलता है, 2 वर्ष बाद। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। एक बार थम्स अप दीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया? ओके, वेरी गुड। अच्छा, प्रधानमंत्री को आप लोग कैसे समझते हैं? चलिए बताइए। राष्ट्रपति है वो तो कार्यकारी है, ओनली सिर्फ नाम मात्र का है ना? लेकिन रियल में उसके कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के लिए जो मैं मंत्रिपरिषद बनाई जाती है वो किसके लिए काम करती है? प्रधानमंत्री के लिए। ओके, कभी कभी आप लोग भी कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 अर्थात डी फैक्टो कार्यकारी होता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, जो वास्तविक कार्यकारी होता है। और राष्ट्रपति कैसा होता है? नाम मात्र का। ओके, लेकिन रियल में पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। वह भारतीय राज्य का वास्तविक कार्यकारी है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होती है उसके पास। वह सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है। ओके, वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। कौन? राष्ट्र प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से। पीएम मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं, अर्थात यह यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इस्तीफा दे देती है, अर्थात भंग हो जाती है। एक व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में केवल 6 महीने तक लागू होती है, जिसके बाद उसे सांसद या फिर मान लीजिएगा किसी सदन में उसे ज्वाइन करना होगा। ओके, यस यस, वेरी गुड साक्षी। राष्ट्रपति के नाम से होता है सब। चलिए याद रखिए। अब आते हैं फंक्शन ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री के कुछ कार्य देख लेते हैं। सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता है। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किए जाते हैं और उनकी सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि भाई इनको मंत्री बनाइए। मंत्रियों के बीच विभागों मंत्रालयों का आवंटन एवं फेरबदल कर सकता है, मतलब किस मंत्री को, किस सदस्य को कौन सा मंत्रालय या विभाग दिया जाना चाहिए वो डिसाइड करता है। किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए सलाह भी दे सकता है कि ये मंत्री काम खराब कर रहा है, इसे इस्तीफा या ऐसे हटा दीजिएगा। ओके, यस यस। 74 73 में हम लोग वो पढ़ेंगे,
ग्राम पंचायत वाला, ओके, पंचायती राज 74 एंड 73। मंत्रिपरिषद तब तक मौजूद रहती है जब तक पीएम के इस्तीफा या पीएम की मृत्यु के साथ बाहर नहीं निकल जाता है। यदि उसका भी काम भी भंग एवं इस्तीफा दे सकता है। ओके। राष्ट्रपति पीएम की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 42 एवं 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 एवं 1978 के तहत जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री की ही सलाह पर काम करेगा, उसके अलावा नहीं कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है जो हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद की स्थिति क्या होगी, ओके, आर्टिकल 74 और आर्टिकल शायद है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 एवं 74, ये आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है और वहाँ भी आर्टिकल शायद 72 या 73 होगा, वो मैं एक बार आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि मैं भी अब कंफ्यूज हो चुका हूँ यहाँ, क्योंकि आप लोग 73 74 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 74 जो है मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है और 75 जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति एवं कार्यकारी एवं जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ, वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। ओके। कॉम अर्थात पीएम सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुल ताकत एलएस अर्थात लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा जोड़ा गया कि जो लोकसभा होगी वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब हम एक चीज आपको बता दें कि भाई 72 साक्षी अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िएगा क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन लिखते हैं कि सर 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो उस पर फोकस करो, नहीं ऐसे आप भी कंफ्यूज होगे हम भी कंफ्यूज होंगे, जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है साक्षी, आप क्या, हम भी होंगे और जो भी स्टूडेंट उसको देख रहे हैं कमेंट को वो भी होंगे कंफ्यूज, इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िएगा। अब यहाँ आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, है ना, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सेवेंटी टू में मैंने क्या बोला था बताइए। 74 है, 75 है और कुछ है ही नहीं है। 72 42 बोला था, 44 बोला था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, KOM नहीं है, वो COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है शॉर्ट है इसका। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कार्य क्या है, पीएम की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद है उसकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक जिम्मेदार है और कार्यकारी कार्यों के अभ्यास में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देता है आर्टिकल 74 के अनुसार और 42 एवं 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 76 एवं 78 में, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। ओके। अब आता है कैबिनेट की समितियां क्या है, अर्थात कैबिनेट कमेटीज, तो अतिरिक्त संवैधानिक निकाय हैं ये, वे कमेटी के बाहरी
कार्यभार को ये लोग कमेटी जो बनाई जाती है, ये अपनी मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के कार्यों को संभालते एवं देखते हैं। तो ये एक भारी कार्यभार को कम करने के लिए इनका गठन किया जाता है कमेटियों का। वे 2 प्रकार की होंगी, एक स्थायी और एक तदर्थ। मतलब एक स्टैंडिंग होगी और एक एड हॉक होगी। तो एड हॉक का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, तदर्थ का मतलब होता है कि वो कमेटियाँ सिर्फ़ इसलिए गठित की जाती हैं कि ये जब तक, जैसे मान लीजिए कोई केस है, ठीक है? कोई केस के लिए जब हम कहते हैं कि सीबीआई का गठन कीजिए, तो सीबीआई, जैसे मान लीजिए कोई केस हुआ, सीबीआई का गठन सिर्फ़ उसी समय तक होगा, उस कमेटी में वही लोग होंगे जिनको इंक्लूड किया गया होगा, सिर्फ वो लोग उसी केस को देखेंगे और वो केस समाप्त होने के बाद उस कमेटी का, और जो सीबीआई की कमेटी बनाई गई थी वो खत्म हो जाती है। जैसे केस खत्म वैसे कमेटी खत्म। और यहाँ कुछ स्थायी कमेटी है, कुछ तदर्थ। तदर्थ का मतलब होता है जैसे केस खत्म वैसे कमेटी खत्म, और स्थायी कमेटी जो रेगुलर बनी रहती है। ओके, तो वे समय की आवश्यकताओं और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किए जाते हैं। उनकी सदस्यता 3 से 8 तक भिन्न होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर हो गया? साक्षी, करिश्मा, पंकज, पूजा, गुड्डू, विपिन। ओके, वेरी गुड, शाबाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2019 में संशोधन हुए हैं, तो 8 कमेटियां हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी, आवास एवं कैबिनेट कमेटी, आवास पर कैबिनेट कमेटी, आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी, संसदीय मामले, राजनीतिक मामले, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी, निवेश एवं विकास, रोजगार एवं विकास, इन सबसे संबंधित ये कमेटियां हैं जिनको 2019 में संशोधित किया गया है। यस यस, वही तो हम बता रहे हैं करिश्मा। केस खत्म तो उनका काम भी खत्म। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ें हैं। अब आपकी ये कमेटी भी आपको याद रखना है कि कौन-कौन सी कमेटी हैं। जब हम लोग एक स्पेशल कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, विशिष्ट समितियाँ या संवैधानिक निकाय, इन सब के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अब आपको क्लियर है? नोट क्या, मैंने तो नोट्स अपलोड कर ही दिए हैं ना, तो उन्हें भी देख लीजिएगा, है ना? अब आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। और फॉर्म आ गया है, किस-किस ने फिल किया है अभी? किसी ने किया है फिल कि नहीं किया है? साक्षी, उसकी लिस्ट तो आपको स्वयं बनानी पड़ेगी। हम तो बस करा सकते हैं, इतना हमें टाइम नहीं कि हम लिस्ट बनाएँ, है ना? नहीं तो अगर किसी बुक में होगा तो मैं उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज दूँगा। आर्टिकल का लिस्ट, गुड्डू चलिए वो भी देखते हैं, हम भेज देंगे। देखिए, सारे आर्टिकल ध्यान नहीं देना है, ठीक है? आप उस पे टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए सब कुछ पढ़िएगा, थोड़ा-थोड़ा पढ़िएगा, एक ही पूरा मत पढ़िएगा। ओके? लेकिन आप कह रहे हैं भेज दीजिएगा तो मैं भेज दूँगा। ओके? मैं ये भी भेज दूँगा कि भाई केंद्र किन राज्यों में कितनी बार वो लगा है राष्ट्रपति शासन।
किस किस डेट में, तो वो भी हम भेज देंगे। ओके, करिश्मा आपके पास है तो ग्रुप में भेज दीजिएगा। ओके, ग्रुप में मैंने भेजा था, चलिए मैं भेज दूंगा। ओके, देखिए सावा हुसैन, अब आप कह रही हैं, आप क्या, ये अधिकतर सभी लोगों के साथ होता है कि सर एग्जाम के पहले बीमार हो गए हैं और फिर एग्जाम दें क्या ना दें। हमें ये बताइए, एग्जाम ना देने से क्या प्रॉफिट है आपका? कोई प्रॉफिट है? नहीं है। आप कितने भी बीमार हों, ठीक है, एग्जाम जरूर देने जाइए। मैंने जब अपना एग्जाम दिया था, सच बताऊं तो मुझे उस दिन, मुझे खुद पता नहीं था, मैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद 1 दिन बाद मैंने अपना चेकअप कराया था, तो मुझे टाइफाइड था, ठीक? और मैंने एग्ज़ाम दिया था। मुझे मैं लग रहा था कि मुझे नॉर्मल बुखार है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस समय। मैंने कहा देखिए एग्ज़ाम छोड़ने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, अगर एग्ज़ाम छोड़ने से आपका कोई फ़ायदा है, तो कोर्स बिल्कुल छोड़िएगा, ठीक है? फिलहाल मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम छोड़ने से आपका कोई फ़ायदा होगा। ठीक है? तो एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम देने से आपको फ़ायदा है, ना कि एग्ज़ाम छोड़ने से। ठीक है? तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, कभी भी मत छोड़िएगा एग्ज़ाम। ओके? क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और एक क्या होता है कि हम लोगों को, जब हम लोग अच्छे काम करने जाते हैं, ठीक है? तभी समस्याएँ आती हैं, ये भी मान लीजिएगा। ठीक? जैसे जब आप लोग हाई स्कूल और इंटर के जब वो देते थे एग्ज़ाम, तो उस समय बहुत डर लगता होगा आपको, क्योंकि वो आपके जीवन की पहली स्टार्टिंग वो होती थी, बोर्ड परीक्षा, जिसमें इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप सोचते हैं कि क्या होगा, फेल नहीं हो जाएँगे। तो सेम वही मानिएगा कि भई जो होगा देखा जाएगा, और ये मान के चलिएगा कि हमने इसी बार एग्ज़ाम देना है और इसी बार हमें करना है। और जो इतना पता है कि जो एग्ज़ाम के टाइम बीमार होते हैं, वो कुछ हट के ही अलग करते हैं। ठीक है? गुड्डू नाइट में, बस आज का हमें टाइम दीजिएगा, हो सकता है आज मेरे यहाँ नेट लग जाएगा तो मैं नाइट में भी क्लास लूँगा, ठीक है? क्योंकि इस बार आप लोगों को जेआरएफ मुझे कराना ही कराना है, ठीक? हो सकता है अगर पीवा मेरे पास वो ना हो कि भाई पीपीटी नहीं है, तो हम क्वेश्चन आपको टोटल समझा देंगे, ठीक है? कि कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। ओके? चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच्ड एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल सुबह फिर से 7 बजे। ओके, बाय, थैंक यू। आज जल्दी जाना होगा, फिलहाल 1.5 घंटे की हम लोगों ने क्लास ली है। हम देखते हैं नेट वाला आ रहा होगा सुबह सुबह, तो उससे भी हम लोग कनेक्शन करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। ओके, ओके, बाय। और हो सकता है कल से आपको मेरी पिक्चर दिखने लगेगी, ठीक है? आज मैं पूरा सेटअप कर लूँगा, टाइम मिला तो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, चेहरा आपने मेरा नहीं देखा है ना। इतना सुंदर भी नहीं है कि आपने ना देखा हो, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, मज़ाक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हँस लीजिए सुबह-सुबह।